छोटे से गांव में कमल और मीरा दो भाई बहन रहते थे। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों भाई बहन खुद ही एक दूसरे के सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई मीरा खेत से लौट रही थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा, सूरज सर पर चढ़ाया और तू फूल चूहिया बनकर गांव में घूम रही हो। अरे भैया, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। भैया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? माँ कहती थी, जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रहा। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कमल की बातें सुनकर मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। अरे मीरा, तुम मेरे होते हुए क्यों चिंता कर रही हो? माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो। कमल की बात सुन के मीरा के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय कमल के चाचा जी हरिपाल बिमला और उनका बेटा रघु वहां आते हैं। अरे बच्चों, कैसे हो? ठीक तो हो ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश? वह भी झोपड़ी में। तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देते तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहते हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब यह जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। यह सब सुन के कमल की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे कमल, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वह तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है। और देख लेना, एक दिन रोते हुए आओगे हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। कमल और मीरा को यह सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए और मीरा यह सब सुन के उसका चेहरा उतर गया। भैया, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई मीरा कमल से बोलती है। भैया, मैंने माँ के कंगन को संदूक में रख दिया है। और हाँ भैया, कल गांव में भागवत कथा है, चलोगे ना? मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हम नहीं चलेंगे मीरा। लोग सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं, पर हम तो अच्छे हैं ना। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए। भगवान तो सब में है। तुम यहीं भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यह सब बात करके दोनों एक साथ बैठकर रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों अपने जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को यह बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या भैया? इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अरे, आप मायूस मत हो भैया। मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे यह सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगा। और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगा। यह सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं, तब दोनों अपने मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना भैया? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। कमल बहुत ही हिम्मती था। वह तो किसी से भी मदद नहीं लेना चाहता।
लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि उनकी जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। भैया, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? यह तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से हरिपाल आता दिखा और उसके साथ विमला और उनका बेटा रघु भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बच्चों, घबरा क्यों रहे हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और रघु के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था। लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब यह दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तो तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो, ऐसे बड़ों के बीच मत बोलो। अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए। कमल और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। भैया, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मीरा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों गांव के सरपंच हरिवंश राय के पास पहुंचे। चौपाल में कुछ गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही हरिपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। हरिपाल जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये दोनों हमें बदनाम कर रहे हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों को क्या पता जमीन के बारे में। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है। हमने इन बच्चों को बचपन से देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकते। हरिपाल के मुंह में राम बगल में छुरी, हम सब समझते हैं। इसके बारे में सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। दोनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों आपस में बात करते हुए, भैया, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है। आप देखना भैया, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। भैया, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था
हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। कमल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है मीरा। रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि हरिपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कान्हा फूसी करने लगे। अरे सुन सुगो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई के बच्चों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भाई के बच्चों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक कमल को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधे सरपंच के वहां पहुंचे। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा। थोड़े समय बाद हरिपाल पटवारी के साथ वहां पहुंचा और हरिपाल वहां पर झूठा नाटक करने लगा। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं, और अब जब यह बड़े हो गए तो हमें बदनाम कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? कमल बेटा, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो, फिर परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है। ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। यह सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी बोलता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई हरिपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ कमल बेटा, बात तो सही कह रहे हो। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद हरिपाल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वहां से निकल गया। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? कमल के ताने सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। कमल बेटा, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं हरिपाल के बातों में नहीं आऊंगा, और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुन के दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों फिर से चारपाई में बैठ के बात करने लगते हैं। भैया, आपको क्या लगता है, हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे लालची चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन कमल और मीरा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। भैया, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थीं, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ मीरा, चलो। खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेकर चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंचे, मीरा ने दूर से किसी की परछाई देखी।
भैया वह देखो, वह रघु ही है ना। रघु उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तो तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे, और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे। लेकिन अब जैसे गांव की मालिक बन गए हो तुम लोग। रघु भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी लिए थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगे। ये सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। मीरा रघु की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए कमल से बोली, भैया इसने फिर धमकी दी है, आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा। बहुत हो गया मीरा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखता हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ रघु, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ मीरा, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो, संभाल के रहना, कब नीचे गिरेगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही रघु दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। रघु की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़े मायूस हो जाते हैं। कमल जो अपनी बहन के सामने हिम्मत से खड़ा हुआ था, लेकिन उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन रघु की बातों को लेकर बहुत चिंतित था। कुछ समय के बाद दोनों घर लौटे। घर लौटकर दोनों चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी ने दोनों के जीवन में बहुत सारे चिंता और दुख ला दिया था। भैया, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता मीरा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक हरिपाल की किराने की दुकान में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। हरिपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कान्हा फूंसी करने लगे। अरे यह आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों बच्चों को बहुत परेशान किया था। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। कमल और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सोच के हरिपाल को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार बोलता है, जिसके साथ हरिपाल यह दुकान चलाता था। अरे ओ हरिपाल, दुकान में तो आग लग गई, मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन में दुकान खुलवाकर व्यापार किया था, अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत, तेरे साथ व्यापार किया वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए, इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है। फिर आप मेरे इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़ा सा कर्ज चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस दुकान का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन, सब कुछ छीन गया। अब तो बस यह घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है यह सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा।
हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा। अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे दुकान के जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत के घड़ी में? हाँ माँ बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब यह घर कैसे चलेगा। हाँ रघु बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम यह घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। कमल और मीरा के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज है। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरी माहौल में विमला बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम कमल और मीरा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे। मदद कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई क्या? कितना परेशान किया है। उनके पास अब किस मुंह से जाऊंगा? वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा आधा कर देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूं मैं, और अगर वे लोग मदद के लिए मान जाएं, तो रघु भी मेरी खेती में मदद कर देगा। यह बोल के तीनों कमल और मीरा के घर पहुँचे। अरे चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? कमल बेटा, हमारी दुकान पे आग लग गई है, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाया है? नहीं कमल, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस ले आए हैं। मदद कैसी मदद चाची? क्या मदद चाहिए आपको हमसे? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? बिमला ने दुखी मन से कमल और मीरा को सब कुछ बताया और यह सब बात होते समय हरिपाल और रघु शर्म से अपना सिर झुका लिया था। मीरा बिमला की बात सुन के बोली, हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारी चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू मीरा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो भैया, आज माँ बाबूजी होते तो इन मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफी बहुत बड़ी जीत है और माफ करने वाला ही असली विजेता है। कमल मीरा का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाता है और हरिपाल, विमला और रघु ने भी हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे।